नाज़रीन आदाब, 3 जुलाई 2021 मुताबिक 22 ज़िलक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने आईनी बहरान के चलते इस्तीफा दिया है। कल देहरादून में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के रियासती इंचार्ज दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में विधानमंडल की मीटिंग में नए लीडर का इंतखाब होगा। उत्तराखंड में 70 सीटों के असेंबली में बीजेपी के 57 मेंबरान है। इसमें से एक सीट गंगोत्री की बीजेपी की अभी खाली है। कहा जा रहा है कि सीएम को 6 माह के अंदर असेंबली का स्पीकर होना जरूरी होता है। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ऐसे में तीरथ रावत सीएम ओहदे पर नहीं रह सकते। इसी को देखते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अब माना जा रहा है कि नया सीएम बीजेपी के 56 मेंबरान में से ही कोई होगा। नए सीएम के तौर पर फिलहाल धन सिंह और सत्यपाल महाराज समेत 4 लीडरों के नाम सामने आ रहे हैं। एक और खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अंदर ड्रोन की दरानंदाजी के मसले की मुनासिब तहकीकात करने का मुतालबा किया है और कहा है कि वो हाई कमीशन की सिक्योरिटी में नकब जनी का ऐसा वाक़या दोबारा न होने दे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अंजुमन बागची ने यहाँ बाज़ाब्ता ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के साथ इस मसले को सरकारी सतह पर उठाया गया है। हमने पाकिस्तानी हुकूमत से इस वाक़े की तफ्तीश करने और ये यकीनी बनाने का मुतालबा किया है कि हाई कमीशन की सिक्योरिटी में नकब जनी का इस तरह का वाक़या दोबारा न पेश आए। उत्तर प्रदेश रियासत के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रियासत के जिला बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील के अहाते में कायम मस्जिद को मुनज़्ज़म करने के मामले में तौहीन अदालत के पेश नज़र दायर की गई अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए मज़कूरा अर्जी को रिकॉर्ड पर रखने की हिदायत दी है। दरअसल अदालत ने यह पाया कि मज़कूरा मामले के तहत पहले से ही एक अर्जी अदालत में दाखिल हो चुकी है। मज़कूरा अर्जी समाअत के आगाज के साथ ही अर्जी गुजार ने अदालत को इस बात से आगाह कराया कि इस मामले के तहत एक और अर्जी पहले से दाखिल की जा चुकी है, जिस पर नोटिस भी जारी हो चुकी है। अर्जी गुजार ने मुतालबा किया कि पहले से दाखिल करदा अर्जी को बाद में दायर करदा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत के मामले पर कार्रवाई करना यह अदालत और अदालत की तौहीन करने वाले फरीक के दरमियान का मामला है। जब इस मामले पर पहले ही तौहीन अदालत के तहत दायर की गई अर्जी पर समाअत चल रही है और नोटिस भी जारी हो चुकी है, तो बाद में दायर अर्जी को पहले से दाखिल किए गए अर्जी के साथ मुंसलिक करना नामुनासिब है। मगरबी बंगाल में जुमे को नए असेंबली इजलास का आगाज हुआ, लेकिन पहले ही दिन सब कुछ हंगामे की नजर हो गया। बीजेपी अरकान असेंबली के जरिए गवर्नर जगदीप धनखड़ की तकरीर में इलेक्शन के बाद हुए तशद्दुद का तस्करा न होने पर खूब हंगामा किया गया। बीजेपी लीडरों ने असेंबली में ही जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक इन नारों की गूंज सुनाई देती रही। बीजेपी अरकान असेंबली ने यह हंगामा उस वक्त शुरू किया था जब गवर्नर ने अपनी तकरीर शुरू कर दी थी। हंगामे को देखते हुए गवर्नर को अपनी तकरीर छोटी करनी पड़ी और मुश्किल से 3 या 4 मिनट में ही वो बाहर निकल गए। हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी ने आज 2 जुलाई को ईद उल अज़हा 2021 के ज़िम्न में रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रियासत में 21 जुलाई को ईद उल अज़हा मनाई जा सकती है, लेकिन कुछ पाबंदियां आयद रहेंगी। मसलन मजहबी मकामात पूरी तरह से बंद रहेंगे। ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिद में अदा न करते हुए घर पर ही पढ़नी होगी। मवेशियों के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, इसलिए मवेशियों की खरीदारी ऑनलाइन तौर पर या फिर फोन के जरिए की जा सकेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद के दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और खेल सरगर्मियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत दाखिला टेस्ट यानी नीट MDS 2021 के लिए काउंसलिंग की तारीख जल्द अज जल्द तय करने की दरख्वास्त पर जुमे के रोज नोटिस जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने मामले की अगली समाअत के लिए 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। मरकजी वजीर बराए तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने जुमे के रोज कहा है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में हिंदुस्तानी मसनूआत की मांग में इजाफा होने से रवा माली साल की पहली तिमाही में हिंदुस्तानी बरामदात $95 अरब हो गई है। मिस्टर गोयल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि
400 अरब अमरीकी डॉलर के बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए हुकूमत तमाम फरीक़ैन के साथ मिलकर काम करेगी और गैर मुल्की तिजारत के ताजिरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कराई जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2 दिन के बाद जुमे को रोज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से पहली बार मुंबई में उसकी कीमत 105 रुपए, चेन्नई में 100 रुपए और दिल्ली और कोलकाता में 99 रुपए फी लीटर पहुंच गई है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेहत कारकुनों ने मुल्क में मुमकिन तीसरी कोविड लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में डॉक्टरों और नर्सों को तरबियत दी जा रही है। तरबियती प्रोग्राम वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के मशवरे पर शुरू किया गया। प्रोफेसर काजी एहसान अली ने कहा कि हमने 21 जून से 30 जून तक 3 अलग अलग औकात में ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट शामिल हुए। जूनियर रेजिडेंट और नर्सों के 2 बैच अगले 10 दिनों तक ट्रेनिंग हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि JNMC में अपनी नौयत का यह पहला इक़दाम JNMC प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी के ताआवुन से मुमकिन हो सका। देवबंद में बीजेपी युवा मोर्चा के जेर एहतमाम टीका बेदारी रैली निकालकर लोगों को वैक्सीनेशन के तई बेदार किया गया। बीजेपी कारकुनान ने देवबंद से बड़गांव तक 21 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को बीजेपी के जिला सदर डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी और मेडिकल सेल के जिला कन्वीनर डॉक्टर सुखपाल सिंह ने पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सूबाई वजीर आला योगी आदित्यनाथ, कौमी सदर JP नड्डा और रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मुहलिक मरज कोविड-19 से तहफ्फुज के लिए वैक्सीन लगवाने की मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की है। इसी के तहत अब पार्टी के लीडरान गांव, शहर और कस्बों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बेदार करेंगे। संभल में ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम डॉक्टर्स डे की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के नामवर डॉक्टरों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर सदर नाजिश नसीर ने कहा कि इंसानी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत के लिए हमें अपने अपने तरीके से कोशिशें करना चाहिए। तिब का शोबा इस मैदान में सबसे ज्यादा खिदमत अंजाम देता रहा है। जब भी इंसानी जिंदगी को खतरात लाहिक होते हैं, माहिरीन तिब अपनी सलाहियतों की बदौलत उसमें काम आते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में डॉक्टरों का अहम मकाम है। आज हमारे ट्रस्ट ने जिन डॉक्टरों को एजाज से नवाजा है, उसमें ऐसी शख्सियात शामिल हैं जिन्होंने कोरोना के इस दौर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए काम किए। पाबंदी के बावजूद बरेली में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसा बढ़ते जा रहे हैं। अब तक शहर के सभी ओवरब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले कई मुसाफिरों की गर्दनें जख्मी हो चुकी है। पुलिस और जिला इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इन हादसात में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। अब शहर के ताजिरों ने चाइनीज मांझे पर मुकम्मल पाबंदी लगाने और इसे फरोख्त करने वाले ताजिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बरेली शहर में 5 ओवरब्रिज हैं, जहां से गुजरने वाले मुतादिद राहगीर अब तक पतंग के मांझे से जख्मी हो चुके हैं। बरेली व्यापार मंडल के तमाम ताजिरों ने इस मामले में बरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से चाइनीज मांझे से मुसाफिरों और शहरियों को बचाने के लिए ओवरब्रिज पर माकूल इंतजाम करने का मुतालबा किया है। वसाइल की कमी के बावजूद आजमगढ़ से निकलने वाला उर्दू रिसाला मारिफ की इशाअत कभी मुतासिर नहीं हुई। दूसरी जंग अजीम हो या सन 1947 का दौर या फिर मौजूदा वक्त में कोरोना वबा का कहर, कभी भी मारिफ की इशाअत मुतासिर नहीं हुई। रिसाला गुज़श्ता 1 सदी से मुसलसल इल्मी, अदबी और तारीख की मिसाली खिदमत अंजाम दे रहा है। ये उर्दू के उन रिसालों में से एक है जिसने मजहब और अदब दोनों के लिए मारिफत का सामान पैदा किया। एक तरफ जहां तहकीक और अदब के मैदान में उर्दू जबान को सरवतमंद किया, तो दूसरी तरफ इस्लामी उलूम व अफकार खुसूसन कुरान व हदीस की बेशबहा खिदमत भी अंजाम दी। सन 1919 से शाये होने वाला ये रिसाला अब ऑनलाइन भी दस्तयाब है, ताकि क़ारीन बिला रुकावट के रिसाले से मुस्तफीद हो सकें। राजधानी लखनऊ में कदीम इमारतों की फहरिस्त में लखनऊ का शाह नजफ इमाम बाड़ा भी है, जो कमजोर होने के सबब जगह जगह से टूटने लगा था, मगर महकमा आसार कदीमा ने मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। गोमती नदी के साहिल पर वाक़ शाह नजफ इमाम बाड़ा गाजिउद्दीन हैदर ने शाह नजफ की तर्ज पर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में इस इमाम बारगाह की तामीर करवाई थी। इस इमारत में लखौरी ईंटों और चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। इसके उक़ब में बड़ा आलीशान गुंबद है। उसके चारों जानिब एक गलियारा नुमा बरामदा है जो बदहाली का शिकार था। इमाम बारगाह की बुनियाद पर चूने का प्लस्तर किया गया था, जो काफी टूट गया था, लेकिन अब महकमा आसार कदीमा के जिम्मेदारान ख्वाब गफलत से बेदार हुए और शाह नजफ इमाम बारगाह के गुंबद में तज़यीनकारी का काम शुरू किया गया। इमाम बारगाह के खादिम अब्बास ने बताया कि जल्द ही आसार कदीमा की तरफ से दीवारों के टूटे प्लस्तर को भी ठीक किया जाएगा। रायबरेली
पुलिस ने दावा किया है कि मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने अपने चचा और भतीजों को फंसाने के लिए 28 जून को लखनऊ रोड पर एक पेट्रोल पंप पर बजाते खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने मामले का इंकशाफ करते हुए इस जिम्मे में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि मुनव्वर राना के फरार बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मुसलसल दबिश दे रही है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इस बात का भी दावा किया है कि तबरेज ने खुद पर कुछ लोगों से फर्जी जानलेवा हमला करवाया था ताकि वो अपने चचा और उनके बेटों को फंसा सके और खुद के लिए इलेक्शन का रास्ता हमवार कर सके। पुलिस के मुताबिक फर्जी फायरिंग के मुलजिम शूटर सिकंदर त्रिपाठी और मोटरसाइकिल सवार शुभम सरकार के साथ साजिश में शामिल हिस्ट्री शीटर हलीम और उसके साथी सुल्तान अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनव्वर राना की बेटी और कांग्रेस की रहनुमा फौजिया राना ने इंतजामिया पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम आयद किया है। रात गए पेश आने वाले इस वाक़े पर मुनव्वर राना ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस ने गुंडागर्दी की है। अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम आम और गालिब के उन्वान से एक प्रोग्राम नेमतुल्लाह बिल्डिंग अमीनाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत नवाब आमिर रजा और निजामत के फराइज रफत शहदा सिद्दीकी ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से फसीह चौधरी ने शिरकत की। कन्वीनर प्रोग्राम चौधरी शरफुद्दीन ने बताया कि आम और गालिब की यह तकरीब लगभग 40 बरस से बड़ी कामयाबी के साथ मनाई जा रही है। सालहाए गुज़श्ता में शहर और बैरूनी शहर के नामवर अदीब और शोरा किराम मकाला निगार शामिल होते रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज फहीम फाकिर की नात पाक से हुआ। मसूद अहमद फहीमी ने अपने क़तात सुनाए, जबकि संजय मिश्रा शौक ने अपनी रुबाइयात से लोगों को महसूस किया। इस मौके पर महमूद जफर रहमानी के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद भी पेश की गई। आखिर में चौधरी शरफुद्दीन ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जुमे को समाजवादी पार्टी के साल 2022 के असेंबली इंतखाबात में छोटी पार्टियों से इत्तेहाद की हिकमत अमली को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी खुद गर्जाना रविश और तंग नजरी की वजह से इस बात को मजबूर हुई है कि वो छोटी पार्टियों से इत्तेहाद करे। बीएसपी सुप्रीमो ने आज अपने एक ट्वीट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के खुद गर्जाना रविश, तंग नजरी और खासकर दलित मुखालिफ सोच और तर्ज अमल वगैरह के तल्ख तजुर्बों के बाद तमाम अहम और बड़ी पार्टियां असेंबली इंतखाबात में उससे किनारा कशी अख्तियार करने को ही बेहतर समझ रही हैं। उन्होंने लिखा कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन न लड़ने का ऐलान करते हुए छोटी पार्टियों से इत्तेहाद का फैसला किया है। शोबे फारसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल के ताउन से तंजीम औकात यानी टाइम मैनेजमेंट के उन्वान पर वेबिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब गौरव वोहरा फैकल्टी मेंबर राज योगा एजुकेशन व रिसर्च फाउंडेशन शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वक्त दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती शय है। उन्होंने तमाम तलबा और तालिबात से अपील की कि कामयाबी के लिए वक्त का मुअस्सिर तौर पर इस्तेमाल करना सीखें ताकि आपकी जिंदगी कामयाबी और खुशहाली की शाहराह पर गामजन हो सके। प्रोग्राम का आगाज प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन सदर शोबे फारसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस्तक़बालिया खिताब से हुआ। सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरशदुल कादरी ने अपने तारुफी कलिमात में टाइम मैनेजमेंट के मौजू पर रोशनी डालते हुए इस मौजू की जरूरत और तलबा की जिंदगी में उसके नुमाया किरदार के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। अवधनामा के जहानुमा सतह पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से छोड़े गए आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में इसराइल के लड़ाका तैयारों ने जुमे की अलग सुबह गजा पर हमला कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AP की रिपोर्ट के मुताबिक फजाई हमलों से हलाकतों की फौरी इत्तलात अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने हमले में हमास के असलहा बनाने और उसके बारे में तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सहूलत को निशाना बनाया है। ख्याल है कि रवा साल 10 से 21 मई तक इसराइली फजाई हमलों में 66 बच्चों समेत 248 अफराद जाँ बहक और 1948 जख्मी हो गए थे। बाद 21 मई को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा किया गया था। उसके बाद यह तीसरी मर्तबा है कि जब इसराइल ने गजा पर फजाई हमला किया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने गुज़िश्ता माह भी गजा पर बमबारी की थी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी शूरा का अहम इजलास मरकजी सेक्रेटरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से सूबाई ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर MWM के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने मरकजी शूरा के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल से हमसाय ममालिक के मुतासिर होने का खदशा है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद वहाँ खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। वहां के दाखिली हालात पर काबू पाना अफगानिस्तान की कमजोर मरकजी हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की शरपसंदाना हिकमत अमली ने पुरअमन ममालिक को भी तबाही में ढकेल दिया है।
افغانستان میں صحت حکام نے کووڈ سے منسلک بلیک فنگس کے پہلے کیس کی نشاندہی کی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہوں نے کورونا سے وابستہ بلیک فنگس مریض کی شناخت کی ہے۔ بلیک فنگس سے متاثرہ کابل کا مریض کا نام شجاع بتایا گیا ہے۔ وہ اپنی بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے لواحقین نے بتایا کہ اس کے منہ اور گلے میں سیاہ زخم کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں۔ مریض کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ 4 دن پہلے اس نے گلے میں درد کی شکایت کی، پھر اس نے کہا کہ اس کے سر میں درد ہے، بعد میں اس کی بینائی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ علامات پہلے ہندوستان اور پھر ایران میں سامنے آئی تھی۔ امریکہ نے پاکستان اور ترکی کو چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ یعنی CSPA کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں فہرست میں شامل ممالک کی فوجی امداد اور امن مشن کے پروگرام میں شرکت پر سخت پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ یہ نامزدگی امریکہ کی سالانہ محکمہ جاتی ٹریفک ان پرسنز یعنی TIP رپورٹ میں شامل ہے، جو انسانی اسمگلنگ کو روکنے کی کوششوں کے حساب سے ممالک کو مختلف درجہ بندی دیتی ہے۔ امریکہ کی چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ ان غیر ملکی حکومتوں کی فہرست کی سالانہ TIP رپورٹ میں اشاعت کا تقاضا کرتی ہے جنہوں نے گزشتہ برس یعنی 1 اپریل 2020 سے 31 مارچ 2021 تک کم عمر فوجیوں کو بھرتی کیا ہو۔ اس سلسلے میں جن اداروں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان میں مسلح افواج، پولیس، دیگر سیکورٹی فورسز اور حکومت کی حمایت یافتہ مسلح گروہ شامل ہوتے ہیں۔ امریکی افواج طالبان کے ساتھ ہوئے معاہدے کے تحت افغانستان میں اپنے مرکزی فوجی اڈے سے نکل چکی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تمام نیٹو اراکین اور امریکی سپاہی ایئر بیس چھوڑ چکے ہیں۔ امریکی فوج کابل کے شمال میں 60 کلومیٹر دور واقع بگرام ایئر بیس سے اپنی فضائی جنگ اور رصد جاری رکھی اور افواج کا یہ انخلا افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی ختم ہونے کی علامت ہے۔ امریکی سیکورٹی کے مزید 2 افسران کا کہنا تھا کہ اس ہفتے 4 جولائی تک زیادہ تر امریکی فوجی یہاں سے چلے جائیں گے اور صرف سفارت خانے کی حفاظت کے لیے فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے۔ کنہیا لال کپور کے تعلق سے ایک تحریر محمد عباس دھالیوال کی صفحہ 5 پر شائع ہوئی ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، کنہیا لال کپور کی طرف سے تخلیق کردہ تصانیف کو جب ہم اپنے مطالعے میں لاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں سماج کی ناہمواریوں پر شدید طنز کیا ہے۔ جہاں تک ان کی طرف سے استعمال کی گئی زبان کی بات ہے تو وہ نہایت ہی سادہ اور آسان نثر لکھنے کے قائل تھے، کیونکہ کنہیا لال کپور پطرس بخاری کے شاگرد تھے، لہٰذا ان کی تحریروں میں پطرس بخاری کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ پطرس کے یہاں رمزیت و اشاریت زیادہ ہے، حالانکہ دونوں ادیبوں کی تحریروں میں انگریزی ادب سے تاثر پذیری نمایاں ہے۔ کنہیا لال کپور کے مجموعوں میں سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، چنگ و رباب، نوک نشتر، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں اور گستاخیاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کپور کی نگاہ زندگی کے ہر مخصوص شعبے کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سیاسی، معاشرتی، علمی، ادبی خرابیوں کو بحسن خوبی اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں منظر عام پر لاتے ہیں۔ بے شک ان کی تحریروں کے تخیل میں فلسفیانہ گہرائی نہیں ملتی اور نہ ہی وہ کسی جماعت کے نظریے سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں، بلکہ وہ ہر بات اور ہر مسئلے کو اپنے طور پر سمجھتے ہیں اور سماج یا افراد کی خامیوں کو اور ساتھ ہی سماج کے کئی کرداروں کی حماقتوں کو بڑے ہی سنجیدہ انداز میں اپنے قارئین سے متعارف کراتے ہیں۔ وہ حالات و واقعات کو کچھ اس سلیقے سے سامنے لاتے ہیں کہ پڑھنے والا زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے تحریروں میں خود کہیں بھی ہنستے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دوسری تحریر انزلہ فاروقی کی صادقہ نواب سحر کے فن پر موجود ہے۔ چند سطریں ملاحظہ فرمائیں۔ اردو افسانے کی ترویج میں خواتین کا اپنا خاص مقام ہے۔ ابتدا سے لے کر دور حاضر تک اردو میں خواتین افسانہ نگار اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ عصر حاضر کی خواتین افسانہ نگاروں میں صادقہ نواب سحر اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ صادقہ نواب سحر کی شخصیت ادب میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ بیک وقت ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور بہترین شاعرہ بھی ہیں۔ صادقہ نواب سحر تجربات کا بہترین سرمایہ رکھتی ہیں اور گہرا تخلیقی شعور بھی۔ تخلیقی شعور آپ کے افسانوں میں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ آج کے دور کے مسائل اور تجربات کو اپنے افسانوں میں بخوبی برتنے کا ہنر جانتی ہیں۔ صادقہ نواب سحر کے افسانوں کا مطالعہ کرے تو قاری ان کے تخلیقی شعور سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ جس طرح الفاظ کا تانا بانا بنتی ہے اور کم الفاظ میں بڑی گہری بات کہہ جاتی ہیں، نہایت قابل ستائش ہے۔ آپ کے الفاظ ذہن و دل پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔
सादिका नवाब सहर ने हर उम्र के किरदारों, खास तौर से बच्चों, औरतों और लड़कियों को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। किरदार निगारी में आपको महारत हासिल है। उनके अफसानों का मुतालिया करें तो हर किरदार हमें अपने आसपास का ही नजर आता है, जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। किरदार निगारी की ये खुसूसियात बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन सादिका नवाब ये हुनर भी बखूबी जानती हैं। उन्होंने अपने हर किरदार का रोल कहानी में बड़ी फनकारी से अदा किया है। सादिका नवाब सहर की ज़बान और बयान सादा, सलीस और दिलफरेब है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अल्फाज चाशनी का काम करते हैं। सादिका नवाब सहर एक मुतहर्रिक अदीबा है। आपका उसलूब बयान, फ़िक्र व नज़र, तख़य्युल व तजुर्बात मुनफरिद है। मौज़ूआत की आपके यहाँ भरमार है। वो न सिर्फ रिवायतों और समाज की अक्कास है, बल्कि तालीम, आज के दौर की मसरूफियात, हत्ता के मौजूदा दौर के मसाइल आपकी तख्लीक़ात का वसीला इजहार है। मुख्तसर ये कि सादिका नवाब सहर मौजूदा दौर की मुतहर्रिक व मुनफरिद शख्सियत, अजीम व कामयाब प्रोफेसर, नावल निगार, नाक़िद, ड्रामा नवीस, बेहतरीन शायरा, बल्कि अफसाना निगार की हैसियत से भी बड़ी अहमियत की हामिल है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।